सर गुड योगेश मॉर्निंग। जी स्टार्ट कर दीजिए। हाँ भगवान जी। सर आ, योगेश जी वीडियो ऑन आवाज आ करो। रही है ना आपको? वीडियो ऑन करो। नमस्ते सर। हाँ। जी आवाज़ आ रही है सर। नमस्ते आवाज आ सर। रही है ना आपको? आवाज़ आ रही है सर। नमस्ते मैं सर। ये कह रहा था, हाँ, ये आज जो न्यूज़पेपर आपने पढ़ा होगा उसमें एक इंदिरा गांधी नहर के क्लोजर के बारे में लिखा है। इसमें आप देखिए कि किस प्रकार से जल संसाधन का प्रबंधन कर रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या जानकारी है और कितने दिन का ये क्लोजर होगा और अपने जोधपुर में कितने दिन का स्टोरेज है, और इसमें आप क्या सुझाव देना चाहेंगे राजस्थान सरकार को अपनी तरफ से, अगर आप जल संसाधन में काम करते तो ये दो तीन चीजें आप बताइए मुझे। सर 22 मार्च से इंदिरा गांधी नहर में क्लोज़र लिया जा रहा है। इसकी मरम्मत अब आवश्यकता हो चली है, इसीलिए ये क्लोज़र लिया गया है। और लगभग 70 दिनों से अधिक का क्लोज़र है। जहाँ मैं याद कर पा रहा हूँ, ये 78 डेज का क्लोज़र है। और इसके लिए वर्तमान में जो जल भंडारण व्यवस्था है उसको दुरुस्त कर ली गई है। और जितने दिनों का ये क्लोजर है उसके लिए जो आवश्यक जितनी निर्धारित पेयजल की आवश्यकता है उतना भंडारण सुनिश्चित कर लिया गया है। और जिला कलेक्टर्स और भी अन्य जिला प्रशासनिक मशीनरी के साथ में समायोजन बैठाते जोधपुर हुए। में कितना दिन का स्टोरेज है अपने पास में, मतलब कितना दिन का अभी, कौन कौन से रिजर्वायर है और कहाँ कहाँ स्टोरेज रखते हैं अपन, और जब ये पेयजल आना बंद हो जाएगा वहां से तब कितने दिन तक अपने चलेगा, ये कुछ जानकारी है आपको? सर जोधपुर में तखत सागर और कायलाना झील में स्टोर किया जाता है। और सर मुझे मैं अनुमान ही लगा सकता हूँ कि जब तक क्लोजर रहेगा तो उतनी आवश्यकता का पानी भंडारण कर लिया गया है। नहीं, ऐसा नहीं है इसमें। और फिल्टर स्टेशन कितने हैं जोधपुर में? सर 3 फिल्टर स्टेशन है। हाँ, 3 है, ठीक है। आप कोई सुझाव देना चाहेंगे क्लोजर के संबंध में राज्य सरकार को? अ, सर जो जल है वो बहुत ही बहुमूल्य संसाधन है, अतः उसकी चोरी किसी भी प्रकार से नहीं हो। और सुनिश्चित जो समय सारणी बनाई जाए उसी समय सारणी पर पूरे शहर में और संबंधित उपभोक्ताओं तक उस समय सारणी और जिस दिन नहीं सप्लाई की जानी है उसकी जानकारी पूर्व में अगर मिलती रहे तो अ, इसके संबंध में उचित कदम उठाए जा सकते हैं सर। अच्छा, ये बताइए, जोधपुर में ये रेलवे स्टेशन पे उसके सामने किसकी मूर्ति लगी हुई है चौराहे पे? सर पूर्व महाराजा श्री उमेश सिंह जी की। अच्छा। अभी कुछ दिन पहले शिवरात्रि थी, और जोधपुर के प्रमुख शिव मंदिरों के बारे में बताइए, और ये कहाँ कहाँ पर है, तीन चार नाम बताइए आप। सर सिद्धनाथ महादेव जो सिद्धनाथ की पहाड़ियों में तखत सागर के पास स्थित हैं। मंडलनाथ अ, और अचलनाथ। मैं 3 ही रिकॉल कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, ये जो देवस्थान विभाग है उसके अंतर्गत कौन से मंदिर आते हैं, एक दो मंदिरों के नाम बताइए। सर माफ़ी चाहूँगा, मैं इस समय रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ये राज रणछोड़ दास मंदिर का है? ये जोधपुर में रेलवे स्टेशन के मुख्य गेट के बिल्कुल सामने स्थित है। ठीक है। आपको किसान आंदोलन के पक आंदोलन करता है उनके फेवर में 1 मिनट बोलना है, एक्सटेम्पोर बोलिए। किसान जो जो कृषक लोग हैं उनकी ये चिंताएं हैं कि इसमें जो एसडीएम को सुनवाई का अधिकार दिया हुआ है और दीवानी अदालतों में उनको जाने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसके ऊपर सरकार को फिर से विचार करना चाहिए और इनकी चिंताओं को दूर करना चाहिए। दूसरा, जो कृषि मंडियों के संबंध में जितनी भी आशंकाएं और अफवाहें हैं उनको उनको शांत करने के लिए और उनको एड्रेस करने के लिए विधिवत रूप से और अधिक सक्रिय होकर प्रयास किए जाने चाहिए। 2 पॉइंट हो गए आपके, ठीक है। आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार से कहाँ गलती रह गई?
सर वर्तमान स्थिति को देखते हुए गलती की गुंजाइश तो मुझे नहीं लगती कि किसी भी स्तर पर गलती रही है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जो चिंताएं किसानों द्वारा व्यक्त की जा रही है, वो जो किसानों की जो आशंकाएं हैं, वो उन पर अभी तक किसानों के नज़रिए से पूरी तरह से उन्हें संतुष्ट नहीं किया गया है। तो केवल आते संवाद को फिर से सक्रिय करके और उनकी पॉइंट वाइज सभी आशंकाओं को एड्रेस करके जो भी किसान मिसकम्युनिकेशन है संवाद उसको करना ही दूर नहीं किया जा चाहते, सकता है। आपको शायद जानकारी, किसान संवाद नहीं करना चाहते हैं। किसान के जितने भी संवाद के शुरुआत यही से होती है कि ये बिल आप हटाइए, उसके बारे में कोई भी लॉजिक्स नहीं सुनना चाहते। आप बार बार ये अखबारों में खबरें पढ़ते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार शुरुआत में किसानों से इस बारे में बातचीत करके बिल कानून लाना था या क्या करना था? सर कानून पूरी प्रक्रिया का पालन करके लाया गया है। जो संसद में बिल प्रस्तुत किया गया और उसके अनुमोदन से ही वो कानून बना और राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर से ही वो प्रभावी हुआ। तो मुझे नहीं लगता सर कि किसी भी प्रकार की किसी भी विधि प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया। ठीक है, कोरोना के वर्तमान में जो केसेस बढ़ रहे हैं, तो अब क्या स्पेशल करना चाहिए सरकार को कि उससे कंट्रोल में आ सके वापस? आप कैसे देखते हैं इसको, सरकार के प्रयासों को? सर वर्तमान में जिस तरह से केस फिर से बढ़ने लगे हैं, उस तरह से सरकार समुचित कदम उठा रही है। जिन राज्यों में जैसा महाराष्ट्र सरकार ने कुछ जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है और अपनी जो ट्रेसिंग है और सोशल जो माफी चाहूंगा, जो ट्रेसिंग और टेस्टिंग है उसको उसको फिर से पूरी तरह से एक्टिव मोड में लेकर आ गए हैं। तो यही जो ट्रेसिंग और टेस्टिंग और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, ये जो प्रोविजंस किए गए थे, इनको और अधिक एग्रेसिव होकर प्रचार करके और जनता को फिर से समझाने की और जागरूक करने की जरूरत है कि अभी हमें अपने, अभी जैसा कि कहाँ कहाँ मान, विधानसभा चुनाव होने वाले बताइए? सर तमिलनाडु में, केरल में, असम में और पश्चिमी बंगाल में और पुडुचेरी में। असम के मुख्यमंत्री कौन है अभी? सर मैं गैस करना चाहूंगा, बताइए। श्री तरुण गोगोई। नहीं। अभी बस लास्ट सवाल है मेरा, जोधपुर में अभी 2-3 दिन पहले एक न्यूज थी पॉल्यूशन के रिगार्डिंग, कोई फाइंडिंग्स थी कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की, कुछ पढ़ा है आपने उसके बारे में? जी सर। बताइए। सर लाचू कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा शोध किया गया पिछले 1 वर्ष में कि जोधपुर के वायु में 1 माइक्रोन साइज के कण भी तैर रहे हैं। ये 1 माइक्रोन श्वसन प्रक्रिया के लिए, यदि श्वसन प्रक्रिया में चले जाएं तो फेफड़ों के लिए अत्यधिक हानिकारक हो सकते हैं। और वर्तमान में PM2.5 और PM10 तक के ही आंकड़े जारी किए जाते हैं। 1 माइक्रोन साइज के आंकड़े नहीं जारी किए जाते। अभी इन PM2.5 और 10 में से जोधपुर की एयर क्वालिटी कौन सा खराब कर रहा है, मतलब कौन सा ज्यादा है यहाँ पे? सर PM2.5। श्योर है आप? जी सर। ठीक है, नेक्स्ट करो, है ना? जयेश जी। सर आप लीजिए थोड़ा, मैं ललिता जी, ललिता जी। ललिता जी सर इसमें नहीं थे, वो एक में ही थे। अच्छा ठीक। अच्छा तो आपने बजट पढ़ा अपना, राजस्थान बजट? जी सर। कर संबंधित क्या परिवर्तन किए राजस्थान गवर्नमेंट ने? सर इस बजट में कोई नया कर प्रस्ताव नहीं लाया गया है। अच्छा, उद्यमियों के लिए क्या विशेष प्रावधान है? सर उद्यमियों के लिए एमनेस्टी स्कीम की घोषणा की गई है। उनकी यदि डिमांडें कोई पेंडिंग है
तो उस पर ब्याज और पेनल्टी और लेट फीस पर पूर्णतः माफी, और कर पर 90%, 95% और 100%, तीन अलग अलग चरण में जमा, यानी 10%, 5% और कोई छूट नहीं, तीन प्रकार की चरणों में एमनेस्टी स्कीम लागू की गई है। ये कब तक है योजना? सर ये 3 चरण हैं, और 31 सितंबर लास्ट वीक, सितंबर लास्ट तक की जारी है सर, सितंबर 2021 तक। अच्छा, ई वे बिल में कुछ परिवर्तन किया है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने? जी सर, ई वे बिल में जो 50,000 रुपये की सीमा थी उसे बढ़ाकर अब 1 लाख रुपए कर दिया गया है। जीएसटी को जो राज्यों के साथ बंटवारा था, या जीएसटी कंपनसेशन के मामले में कुछ डिस्प्यूट हुआ था, क्या था वो डिस्प्यूट? सर जीएसटी कंपनसेशन एक्ट के तहत राज्यों को जो उनका पूर्व की संरचना में जो कर और राजस्व प्राप्त होता था उसकी तुलना में प्रतिवर्ष बढ़ोतरी करके कुछ कर उनको दिया जाता था। उसमें कमी होने पर उसको कंपनसेट केंद्र सरकार करती थी। वो कंपनसेशन की जो किस्तें हैं वो समय पर नहीं मिल रही थी, यही डिस्प्यूट था। क्या कारण बताया केंद्र सरकार? सर कोरोना की परिस्थितियों के कारण केंद्र का स्वयं का कर राजस्व गिर गया था, और इसे एक्ट ऑफ गॉड मानते हुए केंद्र सरकार ने शुरू में देने के लिए असमर्थता जाहिर की। नहीं, क्या क्या यही कारण बताया कि हमारा ही खुद का ही कलेक्शन गिर गया है? ये कोई कारण नहीं है, और मुझे लगता है शायद इससे कुछ अलग कारण बताया था। आप कर विभाग में, तो आपको पता होना चाहिए उस बारे में। इस महामारी को सर एक्ट ऑफ गॉड बताया, और कि ये किसी कर संरचना में परिवर्तन के कारण ऐसा नहीं हुआ है, ये एक महामारी के कारण ऐसा हुआ है, इसलिए देना संभव नहीं है। अच्छा, तो उन्होंने दो स्कीम बताई थी कि इनमें से कोई एक स्कीम राज्य चूज कर ले, तो कौन कौन सी स्कीम्स थी वो? सर उसका आंकड़ा इसमें मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन दो स्कीम दी गई थी जिसमें से अ, कुछ पैसा किस्तों में राज्यों को दिया जाना था, और मैं सर इस समय एग्जैक्ट डिफरेंशिएट और रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं माफी चाहूंगा सर। अच्छा, ये था कि केंद्र राज्यों के लिए पैसा इकट्ठा करेगा गवर्नमेंट बिल की सहायता से। अच्छा, तो बाद में ये जो पैसा है वो कौन भरेगा? केंद्र भरेगा या राज्य भरेंगे? किस बात पे सहमति हुई? सर शुरू में विवाद था कि राज्य ये कह रहे थे कि केंद्र इसका कर्ज ले और केंद्र इसे चुकाए, लेकिन केंद्र का ये तर्क था कि इसे राज्य, केंद्र इसकी गारंटी देगा और राज्यों को इसे कर्ज के रूप में लेना चाहिए और राज्यों को ही चुकाना चाहिए। तो वर्तमान में वर्तमान सर, में क्या क्या सॉल्यूशन निकला? वर्तमान में जो केंद्र का तर्क था वही सर स्टैंड कर रहा है। राज्यों ने ही इसे केंद्र की गारंटी पर कर लिया है, उधार लिया राज्य है, माफी चुकाएंगे चाहूंगा। बाद में, इसका मतलब? हाँ, राज्य चुकाएंगे इसका मतलब। सर इसकी एग्जैक्ट वर्तमान स्थिति से मैं अवगत नहीं हूँ, मैं माफी चाहूंगा सर। आप कर विभाग से इसलिए पूछा मैंने आपसे। अच्छा, कोई बात नहीं। केंद्र सरकार का एक ऑपरेशन ग्रीन करके कुछ था, सुना कभी आपने उसके बारे में? कर से संबंधित नहीं है। सर ये टमाटर, आलू और प्याज से संबंधित है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी, इन तीनों वस्तुओं को सर आम उपभोक्ता की वस्तुएं मानते हुए, और चूंकि ये काफ़ी जल्दी खराब हो जाती है और इनकी कीमतों में अत्यधिक उतार चढ़ाव होता है, उसे कंपनसेट करने के लिए, रोके रखने के लिए और सही कीमत पर बाजार में उपलब्धता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने कुछ फंड बनाया था, वही ऑपरेशन ग्रीन है सर। अभी तीन ही ये आइटम इसमें शामिल है, कुछ संख्या बड़ी है? माफी चाहूंगा सर, मैं इस बारे में अवेयर नहीं हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, आप ये बताइए कि अभी इस बार जो केंद्र सरकार ने कर बढ़ाए हैं कि नहीं बढ़ाए हैं, पहले तो ये सवाल है। सर मैं माफी चाहूंगा, इस बार का केंद्रीय बजट में नहीं पढ़ पाया।
अच्छा अच्छा, नहीं नहीं बढ़ाए हैं, बढ़ाए नहीं है, राज्य और केंद्र दोनों नहीं बढ़ाए हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है, उनको ये अप्रत्यक्ष करों की इनके कारण हो रहा है, तो क्यों केंद्र अप्रत्यक्ष कर ही बढ़ाते जा रही है, प्रत्यक्ष कर क्यों नहीं बढ़ा रही है? सर पेट्रोल जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर जो अप्रत्यक्ष कर लगते हैं, और जैसा कि अप्रत्यक्ष कर का नेचर होता है कि उनका जो इम्पैक्ट है वो सीधा सीधा नजर नहीं आता, और जो आगे से आगे उसका जो बर्डन ऑफ टैक्स है वो ट्रांसफर होता रहता है और अंतिम उपभोक्ता को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। परंतु नहीं, उसको जनता नाराज हो रही है। चुकाते समय मेरा उसे सवाल ये है कि जी, मेरा सवाल ये है कि जनता तो नाराज हो रही है, और सरकार के पास ऑप्शन है कि अप्रत्यक्ष कर ना बढ़ा के प्रत्यक्ष कर ही बढ़ा दे। तो सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया कि आयकर जैसा प्रत्यक्ष कर बढ़ा दिया, बजाय उसके कि अप्रत्यक्ष कर बढ़ा रहे हैं? तो ये जो हो गए सर हैं मैं आप। माफी चाहूंगा। हाँ। अच्छा ठीक है, जयेश जी तैयार हैं कि आप जी सर। पूछिए। भगवान जी, आपकी हॉबी जो कि मैं देख पा रहा हूँ, रेडियो, रेडियो जॉकी, और ये रेडियो जॉकी क्या होता है? आपका वीडियो ऑन करो। सर रेडियो रेडियो के प्लेटफॉर्म पर जो रेडियो के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं और जो उसे चलाते हैं, गाने बजाते हैं, वही जो उद्घोषक होते हैं उन्हें रेडियो जॉकी कहा जाता है। अच्छा, तो आपकी हॉबी जो है रेडियो सुनना है, जी सर। या रेडियो जॉकी भी करते हो? कभी आपने ऐसी चेष्टा नहीं की? जी नहीं सर, मैंने कभी रेडियो जॉकी बनने का प्रयास नहीं किया। अच्छा, और कौन से फ्रीक्वेंसी पे काम करता है रेडियो विविध भारती? सर जोधपुर शहर में 102.1 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती का प्रसारण होता है। अच्छा, जोधपुर में आपको लगता है कि रेडियो का आकर्षण जो है वो कब स्थापित किया गया? सर माफी चाहूंगा, मैं इको की वजह से मैं सुन नहीं पाया। जोधपुर में जो आकाशवाणी में है ना, कहाँ पे है ये? सर ये पाउटा सी रोड क्षेत्र में इसका कार्यालय स्थित है। अच्छा, हाँ, कब किया गया है इसके बारे में कुछ बताइए। जयेश जी शायद ईयरफोन निकाल लीजिए, आपकी आवाज में बहुत ज्यादा इको बन रहा है, और सीधा मोबाइल से बात कर लेंगे, मुझे लग रहा है कि सही आ जाएगी आवाज। हाँ सर, अब आवाज आ रही है? जी सर अब सही है। सर ये इसके बारे में आप क्या जानते हैं, बताइए सर। जो जोधपुर आकाशवाणी सेंटर है। जोधपुर का आकाशवाणी केंद्र सर 1960s में स्थापित कर दिया गया था। 65 या 67 में, एग्जैक्ट श्योर नहीं हूँ। और तब से ही इसका प्रसारण किया जा रहा है। और यहाँ इसकी दो स्टूडियो हैं, एक में रिकॉर्डिंग भी होती है और एक में प्रसारण भी होता है। अच्छा, अभी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो है वो रेडियो पे ऐसा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था जिसमें जो है कोरोना के काल में जो है एजुकेशन एक्सेसिबिलिटी रही? टीवी पे तो कई कार्यक्रम चलाए गए थे, ऐसा कोई रेडियो पे भी हुआ था क्या, जो चैनल स्टार्ट किया? जी सर, शिक्षावाणी कार्यक्रम। ओके, वेरी गुड। आपने बीटेक किया है, आपने जो बीटेक की जो टेक्निक है उसका प्रशासन में किस प्रकार से यूज है? सर बीटेक में जो तकनीकी शिक्षा प्राप्त हुई है, और जो गणित और विज्ञान का छात्र होने के कारण जो तार्किक नजरिया, प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड जो प्राप्त हुआ है, उसका प्रशासन में सीधा सीधा एप्लीकेशन है सर। किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए एक साइंटिफिक बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए, और समस्याओं को क्रमबद्ध तरीके से और सुलझाते हुए उन्हें हल करना चाहिए। और उनका अच्छा, तो अभी हाल ही में जो है गवर्नमेंट ने ऐसे कई टेक्निकल प्रोग्राम चला रखे हैं राजस्थान गवर्नमेंट ने, आप बता सकते हैं? सर विशेष किस संदर्भ में, मैं समझ नहीं पाया, मैं अ, माफी चाहूंगा। प्रशासन के संदर्भ में अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने कई टेक्निकल जो है वो प्रयास किए हैं शिक्षा के लिए, और महिला
सुरक्षा को लेकर के? सर, एक जन सूचना पोर्टल, पब्लिक इंफॉर्मेशन को इजीली एक्सेस करने के लिए जन सूचना पोर्टल बनाया गया है। अच्छा, और कोई ध्यान में है क्या? एक कोविड के समय राज कोविड इन्फो ऐप डेवलप की गई थी। अच्छा, ठीक है सर। तो क्या बीटेक के और कोई स्टूडेंट है तो वो पूछ सकते हैं, मुझे बीटेक के सब्जेक्ट के बारे में ज्ञान नहीं है। ठीक है, अभी आप वापस से बताइए इनका फीडबैक, जयेश जी। हाँ जी भगवान जी, आप आज बहुत ही सहज थे और आपकी जो बोलने का तरीका था वही अर्जुन जी वाला सेम लय थी। अच्छा रहा था इंटरव्यू। और जो राजस्थान गवर्नमेंट के जो है उसमें अभी कोविड वाले आपने एसएस को बता दिया था, तो एसएस को भी उसमें शामिल कर सकते हो। और इसके साथ में जनसंपर्क पोर्टल है और महिला जो सुरक्षा के लिए उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर वगैरह वो जारी किए थे, 181 वो बता सकते हैं आप, जनसंपर्क वाला। और बाकी सर एक जो IGNK वाला बताया वो शायद उन्होंने सर ने पूछा था योगेश जी ने, वो आप थोड़ा एक बार देख लेना। वहाँ पे मुझे लगा कि शायद और कोई आंसर, और वो योगेश जी जो चाह रहे थे वो अपना आया नहीं। बाकी हॉबी पे सर आपका वैसे हमेशा अच्छा रहता है, इस बार भी अच्छा गया। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू जय जी। योगेश जी, योगेश जी। हाँ, ये मैंने ये IGNP का पूछा था, उसमें आपने एक गलती की है। आप ये कह रहे हैं कि जो जोधपुर के पास में इतना रिजर्व है कि वो पूरा क्लोजर निकाल सके। जोधपुर के पास सिर्फ 15 दिन का रिजर्व रहेगा, बाकी कुछ दिन बाद वहां से सप्लाई कुछ दिन चलेगी, उसमें सिर्फ पेयजल सप्लाई करेंगे, उसके बाद वो सप्लाई बिल्कुल बंद कर देंगे। तो उसमें जो नहर के अंदर पानी पड़ा है उसको यूज किया जाएगा, उस नहर के अंदर पड़े हुए पानी को वो सेफ्टी रखेंगे, उसको चोरी होने से बचाएंगे। और उसके बाद में जो 15 दिन एंड के बचेंगे उसमें तखत सागर और कायलाना का पानी यूज होंगे। तो ये आप ठीक से देख लेना आज की जो खबर थी। और शिव मंदिरों का आपने बता ही दिया, और इसका जो स्थान था वो आप नहीं बता पाए शायद, दूसरे एक मंदिर का। और किसान आंदोलन के पक्ष में आपको 1 मिनट बोलने के लिए कहा था, तो उसमें आपको फटाफट 3-4 फैक्ट रखने चाहिए थे। इस तरह का जो भी सवाल पूछा जाता है उसमें आप के अंदर क्या क्या है वो बातें एकदम से सामने आनी चाहिए। आपने 2 फैक्ट रखे। आपने उनकी मेन जो मांग थी, जो उनकी जमीन चली जाएगी ये डर है उनको, ये नहीं रखा। जो दूसरे व्यापारी इकट्ठा करके धनवान हो जाएंगे और ये जो अक्यूमुलेटेशन कर देंगे, ये सब चीजें भी आप उसमें डाल के थोड़ा सा इसको बड़ा कर सकते हैं। 1 मिनट आपका आपको टाइम दिया ना, तो आप उन्हीं को आपको रोकना चाहिए कि आप रुक जाइए, बस 1 मिनट हो गया आपका। जबकि आपका ऐसा था कि आप रुक गए थे इसमें 2 फैक्ट बोल के। इसलिए मेरे को आप में थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी लगी और डल एटीट्यूड लगा आपका। और आपने जो मैंने पूछा था सरकार से गलती कहाँ हुई, तो आपने ये बताया कि उसमें विहित प्रक्रिया का काम करके उन्होंने किया है, उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। तो आपने एक बैलेंस एटीट्यूड लिया, ये मेरे को ठीक लगा, क्योंकि जो सरकार है वो सॉवरेन है और सरकार ये कह चुकी है कि उन्होंने पहले ही स्टेक होल्डर से बात की है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसान संघों से बात नहीं की थी। तो ये आपका ठीक लगा मेरे को। कोरोना के वर्तमान में बढ़ोतरी के संबंध में आपने कोई नई स्पेशल बात नहीं बोली। उसमें आप कुछ स्पेशल बता सकते थे। कुछ आपके पास ऐसी कोई सोच हो जो आपकी पर्सनल हो, जो अभी के संदर्भ में ज्यादा प्रासंगिक हो, जो वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई हो, या यो किसी समुदाय विशेष से जुड़ी हुई हो, या फिर किसी सेक्टर स्पेसिफिक हो, वो कुछ आप बता सकते हैं। और ये आपने सही बताया, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। और PM 2.5 का आपने सही बताया, माइक्रोन 1 का भी सही बताया। तो ओवरऑल ठीक लगा मुझे आपका। ठीक, थैंक यू सर। भगवान जी, आप काफी अच्छा बोल रहे थे, मैंने शुरू से देखा। मुझे जो एक चीज अखर रही थी वो GST या कर से संबंधित जो भी सवाल है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपके मतलब हर एक सवाल के जवाब डेफिनेटली आपके पास होने चाहिए।
कर विभाग में होने के कारण, और बाकी की चीजें तो जी आपकी आपकी आवाज कट गई थी सर, एक बार फिर से दोहराएं। जी जी मैं ये कह रहा था कि आप कर विभाग में हैं, तो मुझे आपसे एक्सपेक्टेशन थी कि आप जीएसटी, इसके सराउंडिंग जो भी मुद्दे चल रहे हैं, और वर्तमान में जो भी गवर्नमेंट क्यों कौन सा कर लगा रही है, कौन सा कर नहीं लगा रही, क्या इसके पीछे कारण रहे होंगे, तो उसमें आपके पास में एक व्यू होना चाहिए, भले ही वो गलत हो। और जीएसटी विवाद था, इस पर तो एकदम क्लियर आपको पता रहना चाहिए कि ये विवाद था, ऐसा निपटारा किया गया था, और आपने लास्ट में कहा कि राज्य चुकाएंगे। एक्चुअली उस पूरे पैसे को और उसके ब्याज को केंद्र ही चुकाएगा, और वो उसके लिए सेस लगाएगा, जीएसटी सेस, जो पहले 2022 तक लग रहा था, 22 से आगे की ओर लगेगा, तब तक लगेगा जब तक वो जो उधार उन्होंने लिया था 1.1 लाख करोड़ रुपए, गवर्नमेंट केंद्र सरकार एक्चुअली उधार लेके दे रही है उनको, राज्यों को। बात वही है, तो चुकाना केंद्र को है उसको। थोड़ा सा इसको एकदम क्लियर कर लें। मैं बाकी का आपका बोलने का तरीका ये सब बेहतर थे, जयेश जी जी के, सर, वो योगेश जी के सवालों के जीएसटी को पढ़े अच्छे हुए आपने काफी, जवाब दिए थे। जीएसटी को पढ़े हुए पढ़ा ही नहीं सर, वो अभी इतने दिन छूट ही गई थी पढ़ाई, बिल्कुल ही 2 महीने से तो कुछ देखा बिल्कुल, ही नहीं तो। तो ये तो एक्सेप्ट नहीं होगा सर, कम से कम आपसे नहीं होगा। कर विभाग में है तो करों से संबंधित होनी चाहिए। और जब, जैसा कि मैंने कहा था, प्रत्यक्ष कर को गवर्नमेंट क्यों नहीं बढ़ा रही, ऑलरेडी प्रत्यक्ष कर अधिकतम सीमा तक पहुंच चुके हैं। 14% हिस्सा प्रत्यक्ष करों से ही इकट्ठा कर रही है गवर्नमेंट, और 6% अप्रत्यक्ष करों से इकट्ठा कर रही है। इसलिए गवर्नमेंट अप्रत्यक्ष करों पे शायद ध्यान दे रही होगी, मैं श्योर नहीं हूँ, ये आंकड़े हैं ये, है ना। तो इस प्रकार से आपके पास में कारण होना चाहिए कि क्यों इस तरीके से पैसा कर, अगर आपके पास होंगे तो थोड़ा सा बेहतर रहेगा, ऐसा मानता हूँ। और जी कर सर। से संबंधित तो सारी चीजें आप देख के ही जाएंगे। ऑल ओवर आपका इंटरव्यू काफी अच्छा है, और इम्प्रूवमेंट कर सकते जी सर, थैंक यू सर। हैं। रिकॉर्डिंग रोक दीजिए महावीर जी।